शाम तक मैं उसके आने से बिल्कुल ही मायूस हो चुका था। अब मेरे दिल में तरह-तरह के वसवसे आने लगे थे। हो सकता है उसका जाप मुकम्मल ना हुआ हो, कहीं ऐसा ना हो कि कमबख्त कालिदास ने उसे कोई नुकसान पहुँचा दिया हो। लेकिन इतना तो मुझे यकीन था कि वो कालिदास के बस की नहीं है। अचानक मेरे दिमाग में जैसे धमाका-सा हुआ, कहीं मोहम्मद शरीफ के हसार की वजह से वो ना आ पाई हो। ये सोचकर मेरा दिमाग गर्म हो गया। मैंने उसी वक़्त मोहम्मद शरीफ को बुलवाया, वो जल्दी से अंदर आ गया। "मोहम्मद शरीफ, क्या तुमने मेरे दफ़्तर के हिसार को ख़त्म कर दिया था?" मैंने बड़ी संजीदगी से पूछा। "जी जनाब, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक कल रात ही ये काम कर दिया था," उसने आहिस्ता से कहा। "और घर का?" "जी हाँ, लेकिन उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने के लिए 2 दिन लगेंगे," उसने कहा। "ठीक है, तुम जाओ।" मेरा लहज़ा बिल्कुल सपाट था। उसने अफ़सुर्दगी से मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे सलाम करके वापस मुड़ गया। न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं राधा के इंतज़ार में बिल्कुल ही बच्चा बन गया था। फ़िक्र दम-बदम बढ़ती जा रही थी। दोपहर तक मैं तकरीबन मायूस हो चुका था। मैंने चाबियाँ उठाईं और बाहर निकल आया। रास्ते में भी मैं राधा के बारे में ही सोचता रहा। इस हालत में मेरा दिल घर जाने को भी ना चाहा। मैंने यूँ ही बिला इरादा गाड़ी एक सड़क पर डाल दी, जो शहर से बाहर जा रही थी। आहिस्ता रफ्तार से गाड़ी चलाई जा रहा था। शाम होने में अभी कुछ देर बाकी थी। मैं बैंक टाइम खत्म होने से कुछ देर पहले ही निकल आया था। अचानक गाड़ी ने झटके लेना शुरू कर दिए और 1-2 झटकों के बाद उसका इंजन बंद हो गया। इतनी देर में मैं उसे सड़क के किनारे लाने में कामयाब हो गया था। मुसीबत दर मुसीबत। मैं झुँझला गया। पेट्रोल गेज पर नज़र डाली तो टैंकी तकरीबन फुल थी। नीचे उतरकर बोनट खोलकर देखा। बज़ाहिर किसी किस्म की खराबी नज़र न आ रही थी। लेकिन मैं कोई मैकेनिक तो न था कि पहली नज़र में नुक्स ढूँढ लेता। मैंने इधर-उधर देखा। जिस जगह मैं मौजूद था, वो तकरीबन सुनसान थी। दरअसल ख़यालात में डूबकर काफ़ी दूर निकल आया था। अब शाम का धुंधला फैलना शुरू हो चुका था। परिंदे अपने आशियानों की तरफ लौट रहे थे। सड़क पर बसें और कारें ज़न्नाटे से गुज़र रही थीं। मैं इस आस में हर कार वाले को हाथ देता कि वो रुक जाए, लेकिन जिस किस्म के हालात का शिकार हमारा मुल्क रहता है, उसके पेश नज़र कोई किसी की मदद करके खुद को मुश्किलात में नहीं फंसाना चाहता। यूं भी शाम का वक्त था, कोई गाड़ी वाला रिस्क ना लेना चाहता था। मैंने एक बार फिर चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सड़क के किनारे खेत थे। कुछ फासले पर मुझे किसी गांव के आसार नज़र आ रहे थे। वो जगह यहाँ से ज़्यादा दूर ना थी। बमुश्किल 20 मिनट में पैदल इंसान वहाँ पहुँच सकता था, लेकिन गाड़ी किसके आसरे पर छोड़ता? अभी मैं खड़ा सोच ही रहा था कि मुझे दूर खेतों में एक आदमी सड़क की तरफ आता नज़र आया। मैं रुक कर उसका इंतज़ार करने लगा। मैंने बराबर उस पर नज़र रखी हुई थी, कहीं वो किसी दूसरी तरफ न चला जाए। शाम का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। कुछ देर बाद वो आदमी सड़क के करीब पहुँच गया। मैंने आगे बढ़कर उससे आवाज़ दी। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा, फिर आहिस्ता कदमों से मेरी तरफ आने लगा। अस्सलाम वालेकुम। मैंने उसके करीब आने पर सलाम करते हुए मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। उसने मेरे सलाम का जवाब दिया, ना ही मेरे बढ़े हुए हाथ की तरफ देखा। वो यकटुक मेरी तरफ देख रहा था। शक्ल और हुलिये से वो एक मुकम्मल देहाती दिखाई दे रहा था। भाई, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मैं इस इलाके में अजनबी हूँ। अगर करीब कहीं वर्कशॉप हो तो मुझे बता दो। मैंने उसकी बेअपनाई की परवाह ना करते हुए उसे अपनी मुश्किल से आगाह किया। इधर गाँव में एक मैकेनिक है तो सही, लेकिन तुम्हें खुद वहाँ जाकर उसे बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरी उसके साथ बोलचाल नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें वहाँ तक ले जा सकता हूँ। इस बार वो मुलायमत से बोला। वो यहाँ की मकामी ज़बान सराइकी बोल रहा था, जिसे अब मैं काफ़ी हद तक समझने लगा था। ठीक है, लेकिन गाड़ी यहाँ किस पर छोड़कर जाऊँ? मैंने मजबूरी बताई। क्यों? मोटर को ताला नहीं लगता क्या? उसने हैरत से पूछा। ताला तो लगता है। अच्छा ठीक है, मैंने गाड़ी लॉक करते हुए कहा। तुम्हारी मेहरबानी कि तुम मेरी मदद कर रहे हो। उसने कोई जवाब ना दिया, बल्कि मुड़कर गाँव की तरफ रवाना हो गया। मैं उसके पीछे चल पड़ा। मुझे ये फ़िक्र भी थी कि आयशा मेरे घर ना पहुँचने से परेशान होगी। देखने में तो वो गाँव नज़दीक लगता था, लेकिन हमें तकरीबन आधा घंटा चलना पड़ा, तब हम गाँव में दाखिल हो सके। रात का अंधेरा मुकम्मल तौर पर अपने पर फैला चुका था। गाँव की गलियाँ कच्ची थी, जैसा कि अमूमन होती हैं। मुझे शकंतल्ला का गाँव याद आ गया। वो भी इस तरह का एक गाँव था। वहाँ भी मैंने किसी मुतनफ़्फ़िस को ना देखा था। यहाँ भी ऐसी ही सूरत-ए-हाल का सामना था। फ़र्क सिर्फ़ दिन और रात का था। यूँ भी देहातों में रात सूरज ढलने के साथ ही शुरू हो जाती है। कोई चाय खाना या दुकान तो खुली होनी चाहिए थी, मैंने सोचा, लेकिन मुझे मज़ीद सोचने का मौका न मिला। देहाती एक मकान के पास रुक गया।
ये है उसका घर। दरवाज़ा खटखटाओ, कोई बाहर आए तो कहना मिस्त्री से मिलना है। इतना कहकर चलता बना। मैंने दरवाज़े पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद अंदर से आवाज़ आई, "कौन है?" "भाई साहब ज़रा बाहर आइए," मैंने ऊँची आवाज़ से कहा। "अंदर आ जाओ," अंदर से आवाज़ आई। मैं झिझकते हुए अंदर दाखिल हो गया। मेरा ख़्याल था, ये कोई वर्कशॉप होगी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, मैंने खुद को एक कच्चे सहन में पाया। सामने एक छप्परनुमा कमरा बना हुआ था, जिसमें मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था। छप्पर का बाकायदा दरवाज़ा था, जो खुला हुआ था। "कोई है?" मैंने सहन में खड़े होकर पुकारा। "अंदर आ जाओ," आवाज़ दोबारा आई। वो शख्स उर्दू में बात कर रहा था। मैं इस बार बिला झिझक अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, मेरे पीछे खटाक से लकड़ी का दरवाज़ा बंद हो गया। मैं बिजली की सी तेज़ी से मुड़ा, लेकिन उसी वक़्त कमरे में घुप अंधेरा छा गया। मेरी सारी हसासियात जाग गई थी। मैंने चौकन्ने अंदाज़ से अंधेरे में चारों तरफ देखने की कोशिश की। मैं फिर किसी मुसीबत में फँस चुका था। "कौन हो तुम? सामने आओ," मैंने सख्त लहजे में कहा। "हा, हा, हा, हा!" कमरा खौफनाक कहकहे से गूंज उठा। कहकहे की आवाज़ चारों तरफ से आती महसूस हो रही थी। "क्यों बालक, कैसे एक चूहे की तरह तू मेरे चरणों में आ पड़ा है?" कमरे में कालिदास की मकरूह आवाज़ गूंजी, साथ ही कमरा रोशन हो गया। वो मनहूस ढांचा बिल्कुल मेरे सामने खड़ा मुझे मज़ाहका ख़ेज़ नज़रों से घूर रहा था। "तुम?" उसे अपने सामने देखकर मेरे गुस्से की इंतहा न रही। "तुम इतनी जल्दी अपनी औकात भूल गए कालिदास?" मैंने उसे कहरबार नज़रों से घूरा। "वाक़ई तुम किसी हिजड़े की औलाद हो, जो इतने बुज़दिलाना तरीके से मुझे हर बार अपने पास बुलवा लेते हो।" मैं गुस्से से सुलग उठा। "अभी तेरी ये लप-लप करती जीभ बंद हो जाएगी," वो ज़हर-खंत से बोला। उसके और मेरे दरमियान कोई ज़्यादा फ़ासला न था। मैंने आगे बढ़कर उसके मुँह पर थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन मुझ पर इंकशाफ़ हुआ कि मैं 1 इंच भी हरकत करने के काबिल नहीं हूँ। उस खबीस ने पहले की तरह मुझे बेहिस्सो हरकत कर दिया था। मैं ज़मीन पर खड़ा था, लेकिन किसी नादीदा जकड़बंदी में। मैंने ज़ोर लगाकर इस बंधन को तोड़ना चाहा, लेकिन बेसूद। मैं अपने जिस्म पर इख्तियार खो चुका था। "ज़नख़े, मुझे अपनी गंदी शैतानी क़ुव्वत से आज़ाद करके देख, मैं तेरा क्या हशर करता हूँ। उस दिन तूने मेरी और राधा की मिन्नत करके माफ़ी माँगी थी, लेकिन इतनी जल्दी भूल गया। इस बार तू नाक भी ज़मीन से रगड़ेगा तो माफ़ी नहीं मिलेगी।" मैं किसी तरह उसे बातों में लगाकर मौका हासिल करना चाहता था। मुझे यकीन था कि अभी राधा आ जाएगी और इस मलून को इस बार मैं अपने हाथों से कब्र में उतारूँगा। इस समय केवल राधा ही नहीं, कुछ और शक्तियाँ भी तेरी सहायता कर रही थी, जिस कारण कालिदास बेबस हो गया था। परंतु इस बार मुझे तेरे पास वो शक्तियाँ नज़र नहीं आ रहीं। मैं तो इसी शुभ घड़ी के इंतज़ार में था मूर्ख। कब मुझे अवसर मिले और मैं तेरा करिया कर्म करूँ। कालिदास ने नफ़रत से मेरी तरफ देखा। "बुला अपनी प्रेमिका को, कहाँ है वो? उसे आवाज़ दे कि वो आकर तुझे मेरे कष्ट से बचाए।" वो गरजा। "अभी आकर तेरी वो माँ तुझे खुद जहन्नुम में पहुँचाएगी, हिजड़े," मैंने तरकी-ब-तरकी जवाब दिया। "आज वो हराम की जनी तुझे मेरे कष्ट से बचाने ना आ पाएगी। मैंने पहले ही उसका प्रबंध कर लिया है। रही तेरी ये बात कि यदि मैं तुझे छोड़ दूँ, तब भी तू मेरा कुछ न कर पाएगा। अपराधी, केवल मैंने इस कारण तुझे बाँध दिया कि तू एक मलीच मुसला है और मैं नहीं चाहता तेरे पलीद हाथ मेरा शरीर छुएँ।" उसने बड़ी हकारत से कहा। मैंने एक बार फिर खुद को उस नादीदा जकड़न से आज़ाद कराने की कोशिश की, लेकिन उस शैतान ने ना जाने क्या किया था कि मेरे लिए हरकत करना नामुमकिन हो रहा था। वो चलता हुआ इत्मीनान से कमरे में बिछी वाहिद चारपाई पर बैठ गया। "मूर्ख, कालिदास से युद्ध करने चला था," वो बुड़बुड़ाया। फिर उसके होंठ हिलने लगे। वो कुछ पढ़ रहा था। मैं शिद्दत से राधा का मुंतज़िर था। कालिदास की इस बात को मैं कतई ना समझ पाया था। वो किन ताकतों की बात कर रहा था, जो उस दिन मेरी मदद कर रही थी, जब राधा ने आग के गोले को उसके पीछे लगा दिया था और वो अपनी ज़िंदगी के लिए गिड़गिड़ा रहा था। उसके अलावा वो ये भी कह रहा था कि उसने आज राधा का कोई बंदोबस्त कर लिया है। क्या वो सच कह रहा था? क्या राधा वाक़ई मेरी मदद करने के लिए नहीं आ पाएगी? अगर ऐसा हुआ, तो ये बात वाक़ई मेरे लिए परेशानी का बायस बन सकती थी। कालिदास आंखें बंद किए कुछ पढ़ने में मसरूफ़ था। यकदम उसने आंखें खोल दी, जो दहकते सुर्ख अंगारों में तब्दील हो चुकी थी। अचानक उसने मेरी तरफ थूक दिया। थूक का मेरे जिस्म पर पड़ना था कि मुझे यूं लगा जैसे मेरे जिस्म पर किसी ने तेजाब फेंक दिया हो। थूक मेरे पेट पर पड़ा और कपड़ों को जलाता हुआ जिस्म को भी जला गया। मेरे मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई।
यूं लगा जैसे किसी ने मेरी नाव के पास अंगारा रख दिया हो, जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म के अंदर दाखिल हो रहा है। मैं बुरी तरह कसमसाया, लेकिन किसी नादीदा कुव्वत ने मेरे हाथ पांव बांध रखे थे। उसका नापाक थूक मेरे जिस्म पर गिरकर मुझे बेपनाह अजियत दे रहा था। मेरे मुंह से मुसलसल चीखें निकल रही थीं। मेरी तकलीफ का अंदाजा वही शख्स लगा सकता है जिसके पेट में कभी गोली लगी हो। थूक था या बर्मा जो मेरे पेट में सुराख करता जा रहा था। अजियत से मेरी आंखों से आंसू निकल आए। तकलीफ बर्दाश्त से बाहर थी। मेरी आंतें तक जल रही थीं। फिर तकलीफ की शिद्दत से मेरे होशो हवास साथ छोड़ गए। आखिरी एहसास जो मुझे हुआ वो ये था कि मैं ज़मीन पर गिर पड़ा था। न जाने कितनी देर में बेहोश रहा। फिर दर्द की एक तेज़ लहर मुझे होश की दुनिया में वापस ले आई। मेरे सर में टीसें उठ रही थी। पेट की तकलीफ अलग मारी डाल रही थी। मैंने बामुश्किल आंखें खोलकर देखा। वो मनहूस ढांचा मेरे सामने बैठा मुझे मजाका खेज नजरों से देख रहा था। तेरी प्रेमिका तो ना आई मुसले, अब क्या विचार है? उसने मजाका उड़ाया। वो अभागन आप ही कैसे सकती है? वो तो खुद इस समय बात अधूरी छोड़कर उसने मायने खेज नजरों से मेरी तरफ देखा। आज मालूम पड़ेगा बलवान कौन है। मैंने तुझे कहा था ना, मैं तेरा बलिदान काली माता के पवित्र चरणों में करूंगा और काली को तेरी रथ से स्नान कराऊंगा। कालिदास जो एक बार कह दे वो पत्थर पर रेखा होती है। मैं बेबसी की तस्वीर बना उसकी बकवास सुनने पर मजबूर था। बोलता क्यों नहीं? आज तेरी जीभ कहाँ चली गई पलीद मुसले? वो गरजा। बावजूद तकलीफ के मेरे मुंह से निकला, ना मर्द, अगर तुझ में जरा सी गैरत है तो मुझे अपने जादू से आजाद कर। फिर देख मैं तेरे इस मनहूस ढांचे को कैसे जमीन में उतारता हूँ। रस्सी जल गई, बल न गया। उसके होठों पर तंजिया मुस्कुराहट छा गई। यदि तेरे मित्र तो बहुत शक्तिमान हैं, उन्हें क्यों नहीं बुलाता? वो बराबर अपनी बकवास करता रहा। न जाने किसको बार बार मेरा दोस्त कह रहा था। अचानक मेरे जहन में बिजली सी चमकी। वो यकीनन मोहम्मद शरीफ और उन बुजुर्ग के बारे में कह रहा था जिनसे मोहम्मद शरीफ ने मेरे सिलसिले में मदद की दरख्वास्त की थी। उसके साथ ही मुझे मोहम्मद शरीफ के वो अल्फाज याद आए जो उसने कहे थे कि मेरे दुश्मन मौके की ताक में हैं, इसलिए मुझे हिसार खत्म नहीं करवाना चाहिए। मैंने खुद अपने लिए ये गड्ढा खोदा था, अब किससे शिकायत करता? राधा की मोहब्बत में अंधा होकर मैंने उस नेक इंसान की नीयत पर भी शक किया था। मेरे सीने से एक ठंडी आह निकल गई। ओहो! बहुत निराश हो रहा है। क्या हुआ? देख कैसे बंदी बना मेरे चरणों में पड़ा है। तुझ में तो इतनी शक्ति भी नहीं है, अपने शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार हिला सके। वो मुसलसल मेरा मजाक उड़ाता रहा। तकलीफ की शिद्दत से मेरे मुंह से कराहें निकल रही थीं। मुझे यह भी मालूम ना था कि मैं कितनी देर बेहोश रहा। 1 मिनट, 1 घंटा या 1 रात। कमरे में रोशनी थी, लेकिन उसका मुखरिज नजर ना आ रहा था। हर चीज वैसे ही थी, सिवाय इसके कि मैं अब खड़ा होने के बजाय जमीन पर पड़ा था और मेरा दुश्मन, वो जहन्नुमी ढांचा मेरे सामने चारपाई पर बड़े करोफर से नीम दराज था। अजियत मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। न चाहते हुए भी मेरे मुंह से कराहें निकल रही थीं। बस बहुत हो चुका। अब तेरा अंतिम समय आ गया है। यदि कोई आशा तेरे मन में कलबला रही है, तो बता, मैं तुझे जीवन भक्षा के सिवा सब कुछ दान कर सकता हूँ। वो बड़े गरूर से बोला। मैं क्या जवाब देता? बेबसी से पड़ा रहा। वो कुछ देर मेरी तरफ देखता रहा, फिर उठकर मेरे पास आ गया। मेरे सर पर खड़े होकर उसने एक बार फिर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया था। मेरा सांस घुटने लगा। कोई नादीदा हाथ मेरा गला दबा रहा था। बज़ाहिर वो मुझसे गज भर के फासले पर था, लेकिन अपने जादू के शोर से वो कुछ कर रहा था। मेरी आंखों के गिर्द अंधेरा छाने लगा। शायद मेरा आखिरी वक्त आ गया था। आंखों के सामने बच्चों और आयशा के चेहरे घूमने लगे। बेबसी के एहसास से मेरा दिल डूबने लगा। अचानक दरवाजा एक धमाके से खुला। कालिदास जो आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहा था, उछल पड़ा। उसने मुड़कर देखा। मैं चौके दरवाजे के सामने जमीन पर पड़ा था, इसलिए गर्दन घुमाए बगैर दरवाजे को देख सकता था, जिसके बीचों बीच मलंग खड़ा था। वही मलंग जिसने कल मुझे बस के खौफनाक हादसे से बचाया था। फटे पुराने कपड़ों में मलबूस मलंग के चेहरे पर जलाल छाया हुआ था। वो लाल अंगारा कहर नजरों से कालिदास को घूर रहा था। मुझे कालिदास के चेहरे पर खौफ नजर आया। मलंग के लब हिले और कमरे में उसकी पाठदार आवाज गूंजी। शैतान मरदूद, तेरा हौसला इतना बढ़ गया है कि तू हमारे इलाके में आकर ऐसी जुर्रत करे। कालिदास की हालत में वाज़ेह तब्दीली आई थी। अब वो बुरी तरह बदहवास नजर आ रहा था। उसके होंठ साकित हो चुके थे। वो किसी ऐसे चूहे की मानित
जिसे बिल्ली ने कोने में घेर लिया हो, बेबस नजरों से चारों तरफ देख रहा था। मलंग ने मेरी तरफ देखा, फिर उसकी नजर जैसे ही मेरे पेट पर पड़ी, उसके होंठ सिकुड़ गए। वो जल्दी से आगे बढ़ा और मेरे करीब आ गया। मेरी शर्ट हटाकर गौर से मेरे पेट पर पड़े जख्म को देखा, फिर दाएं हाथ की हथेली पर थूक डालकर मेरे पेट पर मल दिया, जैसे किसी ने मेरे जख्म पर मिर्चें छिड़क दी हों। मेरे मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। कालिदास ने जब मलंग को मेरी तरफ मुतवज्जा देखा तो एक जकन भरी और कमरे से बाहर निकल गया। मलंग बिजली की सी तेजी से मुड़ा, लेकिन कालिदास उस पर सबकत ले गया था। मलंग भी हवा के बगोले की मानित उसके पीछे लपका। मैं कमरे में तन्हा रह गया। तकलीफ अब भी महसूस हो रही थी, लेकिन उसमें कमी आ गई थी। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा जिस्म जकड़न से आजाद हो गया। मैं जिस्म को हरकत दे सकता हूँ। मैं फौरन उठकर बैठ गया। सबसे पहले मैंने अपने पेट पर नजर डाली। शर्ट में काफी बड़ा सुराख बन चुका था। मैंने जल्दी से शर्ट हटाकर देखा। मेरे पेट पर नाफ के करीब बड़ा सा छाला बना हुआ था, जैसे चलने से बनता है। मैंने डरते डरते उसे हाथ लगाया। वो फट गया। एक बार फिर तकलीफ ने मुझे कराहने पर मजबूर कर दिया। मैं हिम्मत करके उठ बैठा। कमरे में वही मध्यम बल्ब रोशन था जो मैंने अंदर आते वक्त देखा था। कालिदास और मलंग दोनों गायब हो चुके थे। हर सू सकूते मर्ग छाया हुआ था। मैं लड़खड़ाता हुआ पहले कमरे, फिर उस मनहूस घर से बाहर आ गया। अब सड़क तक जाने का मसला था। मुझे जबरदस्त नकाहत महसूस हो रही थी। बहर तौर ये फासला तो तय करना ही था। मैं किसी न किसी तरह गिरता पड़ता सड़क तक पहुंच गया। इस काम में काफी वक्त लग गया। इस हालत में, जबकि मेरी गाड़ी भी खराब हो चुकी है, मैं कैसे घर जाऊंगा? ये सवाल बार बार मेरे जहन में गूंज रहा था। मैंने पैंट की जेब में हाथ डाला और शुक्र अदा किया कि गाड़ी की चाबी मौजूद थी। दरवाजा खोलकर मैंने खुद को सीट पर गिरा दिया। कुछ देर गहरी गहरी सांसें लेने के बाद मैंने चाबी को इग्निशन स्विच में लगाकर कोशिश की। गाड़ी फौरन स्टार्ट हो गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और घर की तरफ रवाना हो गया। नजर गाड़ी में लगी घड़ी पर पड़ी तो मैं बुरी तरह चौंक गया। रात के 2 बज रहे थे। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। जख्म के मकाम पर दर्द अब भी हो रहा था, लेकिन उसकी शिद्दत में कमी वाकई हो गई थी। जैसे ही मैंने घर पहुंचकर हॉर्न बजाया, आयशा ने फौरन गेट खोल दिया। शायद वो बरामदे में ही खड़ी थी। मैं गाड़ी पोर्च में रोक कर नीचे उतर आया। इतने में वो गेट बंद करके भागकर मेरे पास आ चुकी थी। मैं पेट पर हाथ रखकर नीचे उतरा। मेरी हालत देखकर वो हिज़ियानी अंदाज में चिल्लाई, उसामा, क्या हुआ? आपकी हालत तो काफी खराब है। उसने मेरे सिरापे पर नजर डाली। कुछ नहीं, एक मामूली सा हादसा हो गया था, मैंने आहिस्ता से कहा। या अल्लाह, खैर? बेख्तियार उसके मुंह से निकला। आप बताते क्यों नहीं, क्या हादसा हुआ? उसने मुझे सहारा दिया। मैंने उसके शाने पर हाथ रख दिया। घबराने की कोई बात नहीं, कोई सीरियस जख्म नहीं लगा। मैं उसके सहारे चलता हुआ अंदर आ गया। उसके बाद उसने कोई सवाल ना किया। बेडरूम में पहुंचकर मैं बेड पर बैठ गया। उसने जल्दी से मेरे जूते उतार दिए। आप आराम से लेट जाएं, उसने प्यार से कहा। जैसे ही उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी, उसके मुंह से चीख निकल गई। हाय अल्लाह! आपके माथे पर बहुत बड़ा जख्म लगा है और आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। उसकी नरगिसी आंखों में आंसू आ गए। फिर भागकर लाउंज से ड्रेसिंग का सामान ले आई। उस दौरान मैं शर्ट उतार कर लेट चुका था। मेरे जिस्म से टीसें उठ रही थी। गिरने की वजह से माथे पर शदीद चोट आई थी। उस वक्त तो पेट की तकलीफ इतनी शदीद थी कि किसी और तरफ ध्यान ही ना गया था। आयशा ने जल्दी से जख्म साफ करके दवा लगाई और ड्रेसिंग कर दी। फिर मेरे पेट पर नजर पड़ी तो वो हैरान रह गई। उसने उठकर बड़ी लाइट जलाई और गौर से देखने लगी। उसामा, आप बताते क्यों नहीं, क्या हुआ है? वो रूहानसी हो गई। इस जख्म पर भी दवा लगा दो, फिर बताता हूँ। मेरा जहन मुसलसल इस सोच में मसरूफ था कि आयशा को क्या बताऊं। मैं उसे असल बात ना बताना चाहता था। खामखा वो परेशान हो जाती।